हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव। उन्होंने एक टिप्पणी करी थी और ये काफ़ी उस टिप्पणी के बाद चर्चाओं में रहे हैं। अब क्या ये टिप्पणी करी, कैसे ये कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपके अपकमिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, आइए इस वाले सेशन में जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और श्रीनगर के लोकसभा सांसद आगा सैयद रहउल्लाह मेहदी ने विश्व हिंदू परिषद, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में विहिप भी बोलते हैं, के एक कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग करते हुए संसद में एक नोटिस पेश किया है। यानी कि इन्होंने एक संसद में, पार्लियामेंट में एक नोटिस स्टार्ट किया है, नोटिस सर्व किया है कि इनिशियली इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं शेखर कुमार यादव, इनको इम्पीच किया जाए, इनको इनकी पोस्ट से हटाया जाए। यानी कि महाभियोग की एक ये जो प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है, वो इनिशिएट की है यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। इसके साथ साथ वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को एक पत्र लिखकर न्यायमूर्ति यादव के आचरण की आंतरिक जांच की मांग भी की है। यानी कि जो हमारे एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण जी, इन्होंने हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं संजीव खन्ना जी, उनको ये लेटर भी लिखा है कि इन जस्टिस, यानी कि जो इन्होंने टिप्पणी की है, जिस जज साहब ने टिप्पणी की है, उनके विरुद्ध एक इंक्वायरी भी बैठी जाए कि उन्होंने ऐसा क्या क्या बोला है, क्यों बोला है, उनके पीछे उनकी मंशा क्या है। तो यहाँ पे हमें दो बातें समझनी है। पहली कि एक तरफ इन जस्टिस जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यानी महाभियोग का एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें ध्यान रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर भेजा गया है जहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज हैं जिन्होंने टिप्पणी की थी, उनके विरुद्ध एक कमेटी बैठे कि इंक्वायरी स्टार्ट हो जाए। राइट। अब 10 दिसंबर को जब ये एक लेटर भेजा गया था प्रशांत भूषण जी के द्वारा, तो उसके बाद 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज, ये उन्हीं जज साहब की बात हो रही जिन्होंने टिप्पणी करी थी, राइट, मौजूदा जज जिनका नाम है शेखर कुमार यादव की टिप्पणी पर विवाद के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से संपर्क किया। सुप्रीम कोर्ट ने वीएचपी के एक कार्यक्रम में जस्टिस शेखर कुमार यादव द्वारा किए गए भाषण के हवाले से रिपोर्ट पर ध्यान दिया और अतिरिक्त विवरण मांगा है। यानी कि अब वहां के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनसे रिपोर्ट मांगी है कि इन जज साहब के खिलाफ आप पहले कमेटी बैठाएं, जांच पड़ताल करें कि ऐसा उन्होंने क्या क्या बोला है, और बोला है तो उसके पीछे क्या इनकी मंशा है। ठीक है, ये सारी रिपोर्ट वहां के रजिस्ट्रार को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आगे फॉरवर्ड करनी है। अब पहले जान लेते हैं कि ये जस्टिस शेखर कुमार यादव जी है कौन, इनका लीगल बैकग्राउंड है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी घूमकर आ सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली आपके यूपी पीसीएस से या यूपी एपीओके से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, ये यानी कि ये जो डाटा है ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वेबसाइट पे ही मौजूद है। शेखर कुमार यादव ने कौन से ईयर 1988 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के से कानून में स्नातक किया और 8 दिसंबर 1990 को अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सिविल और संवैधानिक पक्ष में वकालत की और राज्य के लिए अतिरिक्त सरकारी वकील और स्थायी वकील के रूप में भी काम किया। न्यायमूर्ति यादव ने पदोन्नति तक अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील, भारत संघ के वरिष्ठ वकील और रेलवे के वरिष्ठ वकील के रूप में भी काम किया है। उन्होंने वीवीएस पूर्वांचल विश्वविद्यालय से स्थायी वकील के रूप में भी काम किया है। उन्होंने 12 दिसंबर 2019 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में और 26 मार्च 2021 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो इनका लीगल बैकग्राउंड हम सबको पता चल चुका है। अब जानते हैं कि असली मुद्दा था क्या, कंट्रोवर्सी कहां से स्टार्ट हुई है, अब हम ये जानते हैं। 8 दिसंबर को न्यायमूर्ति यादव ने प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में विहिप बोलते हैं, द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता की संवैधानिक आवश्यकता पर व्याख्यान किया। यानी कि वहां पे एक परिषद में एक सेमिनार चल रहा था जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड था कि इसकी आवश्यकता हमारे देश में क्यों है
अगर है भी, वास्तव में है भी, तो क्यों इसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसके क्या क्या प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं, यानी नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड क्या हो सकता है, वो हमारे सेमिनार में एक डिस्कशन हुआ था, जहां पर हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने भी कुछ शब्द बोले थे अपनी स्पीच में। आइए जानते हैं उन्होंने बोला क्या है। तो उन्होंने कहा है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हिंदुस्तान है, यानी कि जहां पर आप खड़े हो, जहां पे आप लेक्चर देख रहे हो, ये हमारा देश हिंदुस्तान है। यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। अब इनडायरेक्टली इन्होंने क्या बोल दिया है कि हिंदुस्तान में खड़े हैं और हिंदुस्तान में जो काम होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, बहुसंख्यकों के अकॉर्डिंग। अब बहुसंख्यक में कौन है, हमारे हिंदू, यानी कि एक समाज को इन्होंने ज्यादा झुकाव की तरफ देखा है कि हिंदू में जो हमारा जो हिंदू की जो विशेष हैं, जो इनकी इच्छाएं हैं, उनके ही अकॉर्डिंग हमारा देश काम करेगा। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस का कहना था। यह कानून है भाई, ये जो इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला ये ही लॉ है, यही कानून है। आप यह नहीं कह सकते कि आप हाई कोर्ट के जज होने के नाते ऐसा कह रहे हैं, यानी कि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि आप अगर मेरा ये डायलॉग सुन रहे हैं, ये मेरी स्पीच सुन रहे हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं हाई कोर्ट का जज हूं इसलिए बोल रहा हूं। भाई ये कानून है और कानून में साफ लिखा है बहुसंख्यकों के आधार पर ही हमारे देश चलेगा, ऐसा कहना था इलाहाबाद हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जी का। दरअसल कानून बहुमत के हिसाब से काम करता है, इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें। केवल वही स्वीकार किया जाएगा जिससे बहुसंख्यकों को कल्याण और खुशी होगी। तो बहुसंख्यकों को जो एक खुशी होगी या उनका जो डेवलपमेंट होगा, कल्याण होगा, उनकी जो राय होगी वो ही देश को ध्यान में रख के काम करना है। तो यहाँ पे क्या इनका इनडायरेक्टली क्या कहना है कि हमारे देश में जितने भी हिंदू हैं उनके हित के लिए जो भी हो सकेगा हमें वो काम करना है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इनका इशारा है कि हमें माइनॉरिटीज में जो समाज है, समाज में जो भी माइनॉरिटीज में आते हैं उनके हित के लिए हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें ज्यादा ध्यान देना है बहुसंख्यकों की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ा के चलना है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, इन्होंने पहली बार कुछ ऐसी टिप्पणी करी है, पहले भी पास्ट में करते हुए आए हैं। अब जानते हैं कि इन्होंने पास्ट में क्या क्या ऐसी टिप्पणी करी है। ये पहली बार नहीं है जब जस्टिस यादव के बयानों ने लोगों को चौंकाया हो। उनके न्यायिक आदेश और सार्वजनिक भाषणों ने अक्सर लोगों का ध्यान खींचा है और जनमत को ध्रुवीकृत किया है। 2021 के एक फैसले में उन्होंने गो हत्या के आरोपी के व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया और गाय को भारत की राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। राइट, उन्होंने एक बोल दिया था, 2021 में केस आया था काउ स्लॉटरिंग से रिलेटेड कि कोई व्यक्ति काऊ को काट रहा था, गाय को काट रहा था, तो उस व्यक्ति को जमानत देने से जज साहब ने मना कर दिया था। बोला था कि आप जिस पशु का हत्या कर रहे थे वो हमारे देश में पूजी जाती है, हमारे देश की वो एक हम बोलते हैं कि राष्ट्रीय पशु है, और इसी बेसिस पर मैं आपको जमानत नहीं दे रहा हूं, बेल नहीं दे रहा हूं। उसकी बेल कैंसिल कर दी थी। इस फैसले में उन्होंने दावा किया कि वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय की एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेता और छोड़ता है। तो उन्होंने टिप्पणी उनका जो एक कारण था वो ये था कि विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि जो हमारे देश में जो गाय है, जो काऊ है, वो एकलौती ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता, मतलब ऑक्सीजन छोड़ता और लेता दोनों है। ठीक, तो इसी कारणवश हम गाय को एक पूजनीय जानवर की तरह कंसिडर करते हैं। उन्होंने पंचगव्य जैसे गाय को उत्पादों को असाध्य रोगों के इलाज से भी जोड़ा और कहा कि देश की समृद्धि गायों के कल्याण पर निर्भर करती है। अगला मैटर था, उसमें उन्होंने यानी कि जस्टिस यादव ने फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं का कथित तौर पर अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आकाश जाटव को यहाँ पे मिस्टेक है, जमानत नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का धार्मिक भावनाओं पर कोई असर नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति यादव ने सांस्कृतिक गौरव की भावना पैदा करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में गीता और रामायण को शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा है। तो ये पास्ट में भी 2-3 ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जो काफी चर्चा में रहे थे हमारे ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया होती क्या है, कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे होती है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, वो हमारे अनुच्छेद 124 में बताई गई है। और अगर
और भी अंदर जाएं तो 124 के क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 5 में हमें पूरी प्रोसीजर बताई गई है। तो आइए जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम जो 1968 का अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग, उसमें जो प्रक्रिया लिखी है उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही एक जज साहब को हटाया जा सकता है। हटाने के दो आधार हैं, पहला दुर्व्यवहार और असक्षमता। इन्हीं दो ग्राउंड्स पर आप किसी भी जज साहब को हटा सकते हो। पहला दुर्व्यवहार कि उन्होंने अच्छे से कोई व्यवहार नहीं किया, मिसबिहेव कर रहे हैं अपनी अदालत में। दूसरा असक्षमता, यानी इनमें सक्षमता ही नहीं है कि वो कोई फैसला सुना सकें। तो ये ही दो आधार हैं जिस आधार पर हम महाभियोग किसी भी जज साहब का कर सकते हैं। राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, तो ये याद रखना 2/3 बहुमत, राइट, द्वारा समर्थित संसद द्वारा एक ही सत्र में, और ये क्या होना चाहिए, एक ही सेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट सेशन में आप इस प्रोसीजर को लेके चलेंगे, राइट। राष्ट्रपति को ऐसे निष्कासन के लिए प्रस्तुत किए जाने के बाद निष्कासन आदेश जारी कर सकते हैं। अब स्टेप वाइज चलते हैं कि कैसे कैसे ये प्रोसीजर, ये प्रक्रिया होती है। तो जो पहला हमारा स्टेप है वो क्या है, 100 सदस्य जो लोकसभा से होंगे या 50 सदस्य जो राज्यसभा से होंगे द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव अध्यक्ष या सभापति को दिया जाना चाहिए। निष्कासन प्रस्ताव संसद के किसी भी 2 सदनों में पेश किया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ये किसी भी हाउस से इनिशिएट हो सकता है, चाहे राज्यसभा से हो चाहे आपके लोकसभा से हो। सेकंड पॉइंट है यहाँ का, अध्यक्ष और सभापति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अब देखिए जो हमारे स्पीकर और चेयरमैन है अब ये किसी तरीके से बाध्य नहीं है। अगर इनको लगता है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें दम नहीं है तो ये स्पीकर और चेयरमैन इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को खारिज कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष को आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्य समिति गठित करनी होगी। समिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होना चाहिए। ठीक है, एक कमेटी गठित होगी और उस कमेटी में 3 मेंबर्स होंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। फोर्थ पॉइंट है, यदि समिति न्यायाधीश को आरोपों दुर्व्यवहार या असक्षमता का दोषी पाती है तो वह सदन जिसमें प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। यानी कि अगर कमेटी ने पाया कि हाँ ये जो ग्राउंड्स, ये जो असक्षमता और दुर्व्यवहार वाले जो ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं ये बिल्कुल सही हैं, तो अब जिस हाउस ने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया है वहां से अब प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाएगी। एक बार जब वह सदन जिसमें निष्कासन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसे विशेष बहुमत से पारित कर लेता है तो वह दूसरे सदन में जाता है जिसे भी उसे विशेष बहुमत से पारित करना होता है। जब एक हाउस से पास हो जाता है वोट के अकॉर्डिंग तो अब दूसरे सदन में जाएगा और वहां पे भी वोट के अकॉर्डिंग ही ये पास होना चाहिए। अगर किसी एक सदन ने इसको कैंसिल कर दिया तो इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। तो दोनों सदनों से ये पास होना चाहिए। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक संबोधन प्रस्तुत किया जाता है। और जब दोनों सदनों से ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास इसे भेजा जाता है जिससे कि वो अपने हस्ताक्षर करें और जिस तारीख को हस्ताक्षर करेंगे उसी तारीख से वो जज साहब अपनी पोस्ट से हट जाएंगे। अतः राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश पारित करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं, स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, यानी कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी जज को इम्पीचमेंट के माध्यम से उनकी जॉब से हटाया गया है। मतलब पहले किया गया था परंतु वो उसमें सफल नहीं रहे, राइट। एकमात्र मामला जिसमें महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था और जांच समिति ने जज को दोषी पाया था वह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी थे। यानी वी रामास्वामी को कमेटी ने दोषी पाया था परंतु हुआ क्या था, लोकसभा में जो ये प्रस्ताव था उसको हटा दिया गया था, उन्होंने उस चीज को नहीं माना। ठीक है, कमेटी ने तो मान लिया था परंतु लोकसभा ने कंसीडर नहीं किया और इस वजह से ये जो प्रस्ताव लेकर आए थे जस्टिस वी रामास्वामी को हटाने का, ये प्रस्ताव हमारा
खत्म हो गया था। तो अभी तक कोई भी जज नहीं है जिसको महाभियोग प्रक्रिया के अकॉर्डिंग उनकी जॉब से हटाया गया है। तो ये कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन प्लस कुछ करंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।